दोस्तों नमस्कार। आप देखने स्टार्ट कर चुके हैं डीवी लिसन एजुकेशन और मैं आपके सामने आया हूं डीवी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये यूजी, पीजी, नेट, सेट साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स। ये ह्यूमन राइट्स होती क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी? वास्तव में देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स मानव के लिए ही बनाया गया है। अगर हम लोग इसके इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। इसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार या वैश्विक मानवाधिकार के नाम से भी जानते हैं। ये तो हुई राष्ट्र की बात। अब आ जाते हैं देशों में, तो हम अपने देश की बात करते हैं। तो हमारे भारत देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन की संपूर्ण जिम्मेदारी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का होता है। तो मानव अधिकार अधिनियम संरक्षण के अंतर्गत 28 सितंबर को एक कानून अमल में लाया गया और इसी कानून के परिपालन में 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन मानव संरक्षण अधिनियम आयोग के द्वारा किया गया। अब हम बात करें अपने राज्य, तो हम जिस राज्य में रहते हैं, हम अभी छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में भी मानवाधिकार का गठन हुआ है। जी बिल्कुल, अफकोर्स हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ आपका 16 अप्रैल 2001। इस तरीके से हम मानवाधिकार को 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला आपका संयुक्त राष्ट्र अर्थात वैश्विक मानवाधिकार, दूसरा आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार, तीसरा राज्यों के मानवाधिकार और चौथा हम देखते हैं अपने राज्य अर्थात राज्य मानवाधिकार। इसकी गठन की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने, चिंतनशील बुद्धिजीवी लोगों ने सोचना प्रारंभ किया कि कहीं ना कहीं आज लोगों के विचारों को दबाने का प्रयास किया गया, लोगों को दबाने का प्रयास किया गया है। कई विचारकों ने तो ये तक कहा कि जब एक बिल्ली को अधिकार नहीं कि वो चूहे को बच्चे को खा सके, तो एक मानव को किसने अधिकार दिया कि दूसरे मानव के अधिकार के साथ साथ मानवों को खा जाए? यह बहुत बात आग की तरफ फैलने लगी और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से जगह जगह तरह तरह पे आयोजन किए गए और किसी भी तरीकों संसाधनों से मानवों के अधिकारों को सुरक्षा करने की बात आई। अब हम बात कर लेते हैं कि मानवाधिकार, क्योंकि हम भारत में हैं तो भारतीय मानवाधिकार अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात करते हैं। हमने पहले बता दिया राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन हुआ था आपका 1993। अब 1993 में जब गठन हुआ तो सब चीज पहले हम प्रक्रिया देख लेते हैं। गठन की बात आती है तो ये गठन हुआ 1993 और इनका मुख्यालय बनाया गया दिल्ली। अब इसमें सदस्यों की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल 9 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? कुल 9 सदस्य। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आगामी क्वेश्चनों के लिए हो सकता है। 9 सदस्य, इसमें से एक सदस्य जो होता है वो अध्यक्ष होता है। बाकी 8 सदस्य जो बचे उसमें से 4 सदस्य पदेन होता है और 4 सदस्य पूर्वकालीन होता है। अब हम सदस्यों की बात कर लेते हैं। तो हमने बताया इसमें 8 सदस्य होते हैं, 4 पूर्णकालीन और 4 पदेन। तो पहले बात कर लेते हैं हम पूर्णकालीन सदस्यों की। तो पूर्णकालीन सदस्यों में पहला होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, वो चाहे सेवा में हो या फिर रिटायरमेंट ले लिया हो। दूसरा होता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, इसमें भी वही शर्त है, चाहे वो सेवा में हो या फिर रिटायरमेंट ले चुका हो। 2 अन्य जो बच गए वो होता है मानवाधिकार से संबंधित अर्थात मानवाधिकार को अच्छे से जानने वाला व्यक्ति। 2 सदस्य अन्य होते हैं। इस तरीके से 4 जो होते हैं वो आपका पूर्णकालीन सदस्य होते हैं।
अब बात कर लेते हैं पदेन सदस्यों की। तो पदेन सदस्य भी 4 होते हैं, पदेन सदस्य भी 4 होते हैं। इसमें से जो चारों सदस्य होते हैं वो किसी न किसी विभाग से होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 4 सदस्य होंगे वो पहले से किसी विभाग के या तो सदस्य होंगे या तो अध्यक्ष होंगे। जी बिल्कुल। पहला सदस्य होता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, दूसरा होता है राष्ट्रीय महिला आयोग, तीसरा होता है अनुसूचित जाति आयोग और चौथा होता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग। इस तरीके से 4 सदस्य जो होता है वो पदेन होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग नियुक्तियों की। नियुक्तियां, इनकी नियुक्तियां कैसे होती है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जितने भी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। याद रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। वैसे आपका मानवाधिकार एक गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। और यह साथ ही साथ अर्ध न्यायिक निकाय भी है। नियुक्ति में हम देखेंगे कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति करने से पहले प्रधानमंत्री से वार्तालाप करता है। अब प्रधानमंत्री नियुक्ति देने के लिए एक समिति की गठन करता है और वो समिति ही जिन सदस्यों को मनोनीत करता है वही मानवाधिकार के सदस्य होते हैं। तो जब राष्ट्रपति समिति का गठन करता है, एक दल का निर्माण करता है, तो उस समिति में 6 सदस्य होते हैं। याद रखेंगे, 6 सदस्य होते हैं। और इन 6 सदस्यों में पहला होता है आपका प्रधानमंत्री, दूसरा होता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा होता है आपका राज्यसभा का अध्यक्ष, चौथा होता है लोकसभा के विपक्ष का नेता और राज्यसभा के विपक्ष का नेता, और आपका होता है एक गृह मंत्री। इस तरीके से 6 सदस्यों की एक कमेटी होती है और उस कमेटी के माध्यम से जिनको मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के रूप में चुना जाता है वही मानवाधिकार आयोग के सदस्य बनकर के कार्यों को पूरा करते हैं। अब बात करते हैं कार्यकाल। तो इनके कार्यकाल के संदर्भ में थोड़ी सी मतभेद है। हम पहले की बात करें तो पहले इनका कार्यकाल 70 वर्ष की आयु तथा 5 वर्ष जो पहले होता था। ये सदस्य और अध्यक्ष के लिए लागू होता था। लेकिन 1993 में कुछ संशोधन हुआ और संशोधन के पश्चात आज वर्तमान में सभी सदस्यों और अध्यक्षों का कार्यकाल मात्र 3 वर्ष का है। 3 वर्ष का कार्यकाल और 67 वर्ष 67 वर्ष की आयु तक वह पद में रह सकता है। इस तरीके से कहें तो जो पहले हो, चाहे 3 वर्ष चाहे उनका कार्यकाल हो या वो 67 वर्ष की आयु में हो, रिटायरमेंट उनको लेना पड़ता है। अब देख लेते हैं इनके कार्यों की। तो इनका मुख्य कार्य है मानव के अधिकारों से संबंधित समस्त मामलों की छानबीन करना, संज्ञान लेना। चाहे कोई शिकायत करे तब भी उसमें काम किया जा सकता है, अगर कोई शिकायत ना करे तब भी ये खुद संज्ञान लेकर के उस कार्य को कर सकता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मानवाधिकार के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट कितना जागरूक है। नेशनल लेवल पे बात करें चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, यहाँ तक कि राज्य के लेवल पर भी मानवों को सुरक्षित करने के लिए मानवाधिकार का गठन किया गया है। लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी के कारण आज लोगों का शोषण हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।